Good evening and welcome to the class. With the hope that you all are doing well, let us start the topic of discussion for today. आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है डीपीएसपी, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश तत्व। अगर बात किया जाए डीपीएसपी का, ये डीपीएसपी होता क्या है, तो अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के बीच का जो आर्टिकल दिया गया है, वो आर्टिकल बात क्या करता है, डीपीएसपी के बारे में। तो क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जिसके बारे में दिया गया है वो है डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रचा जा रहा था, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर उनमें से अच्छी अच्छी बातें लेकर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। उसी समय जो डीपीएसपी का प्रोविजन लाया गया, वो डीपीएसपी जो लाया गया वो कहाँ से लाया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से डीपीएसपी को लिया गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब अगर बात किया जाए कि डीपीएसपी होता क्या है, तो इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। जो अपने इंडिया में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चलता है, भारतीय प्रशासनिक जो प्रणाली चलता है, उसमें जो गवर्नमेंट जो है, ये आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और अगला होता है जुडिशियरी। इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि गवर्नमेंट जो है 3 स्तंभ पे काम करता है। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, जो भी कानून बनाने का काम है, जैसे ये पार्लियामेंट इसके अंतर्गत आता है, तो जो भी लॉ या प्रोविजन बनाने का जो काम है वो कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। इसको जो इनेक्ट करने का, जो इसको लागू करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। और जुडिशियरी इसके बारे में जो भी विश्लेषण है, जो भी कानूनी क्रियाएं होता है वो सब करता है कि जो भी कानून बनाया गया है वो कानून के दायरे के बाहर है वो, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दायरे के बाहर है वो, ये काम किसका है, जुडिशियरी का है। तो जुडिशियरी का यहाँ पे तो डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, तो यहीं पे लागू होता है डीपीएसपी, जो ये कहता है कि भैया लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, आपको काम दिया गया है प्रोविजन या लॉ बनाने का, कानून बनाने का आपको काम दिया गया है, लेकिन आप जो भी काम बनाएंगे, वो भी जो भी आप कानून बनाएंगे, वो कानून के दायरे के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर होना चाहिए। और यही बात करता है डीपीएसपी के बारे में। तो यहाँ से क्या निकलता है, मान के चलिए कि अगर ये डीपीएसपी नहीं होता, गवर्नमेंट का जो भी दो स्तंभ है, एक लेजिस्लेचर एक एग्जीक्यूटिव, ये कानून बनाता है। अब मान के चलिए पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रावधान है उस प्रावधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से एक ऐसा कानून पारित हो गया जो इंडिया के इंटीग्रिटी या कह लीजिए सोवरेनिटी, भारत के अखंडता संप्रभुता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, तो फिर हुई गड़बड़ बात। यहाँ से अगर कोई भी कानून इस हिसाब से नहीं पास होना चाहिए कि भारत में जो भी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, समाजवादी राज्य स्थापित करना है, उस समय सबसे मेन जो मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वहाँ पे एक पॉइंट ये था, आपको मैंने प्रियम्बल वाले वीडियो में भली भांति पढ़ाया है कि जो सोशलिस्टिक समाज होना चाहिए, रिपब्लिकन समाज होना चाहिए, इंटीग्रिटी सोवरेनिटी का जो भी लॉ बनेगा उसमें इन सब बातों का ध्यान देना एकदम जरूरी है। तो अगर ऐसा कानून पारित हो गया जिससे भारत के इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करता है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका इजाजत देता है, नहीं देता है। इसीलिए लाया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या कहा गया, डीपीएसपी एक जो है फंडामेंटल प्रोविजन है, फंडामेंटल एक तरह से पॉइंट है, गवर्नमेंट को दिया गया एक सेट ऑफ रेगुलेशन, सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इस बात का गारंटी देता है, इस बारे में बताता है कि आप जो भी लॉ बनाएंगे उस लॉ को बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान देंगे। अच्छा, आप खुद एक बात सोचिए, अगर इसे ही ऊपर बना दिया गया होता, लेजिस्लेचर को ही अगर कानून को किसी भी तरह से किसी भी हद में बनाने की अगर इजाजत दे दिया गया होता, तो क्या हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, क्या वो उसका सही मतलब स्थापित हो पाता, नहीं हो पाता। तो यहाँ से
जो भी कानून बनाने का प्रक्रिया है उसमें डीपीएसपी को डाला गया। डीपीएसपी का जो डेफिनेशन ही ये कहता है कि प्रिंसिपल्स विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी देश के, अपने देश, यहाँ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में जो गवर्नेंस पॉलिसी चलता है, गवर्नमेंट का जो भी प्रशासनिक का जो पॉलिसी चलता है उसका फंडामेंटल पॉइंट है। इसको किसी भी कानून को बनाते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि डीपीएसपी में क्या लिखा गया है। अब बात करें कि डीपीएसपी आखिर लाया क्यों गया, डीपीएसपी लाने के पीछे कारण क्या था। तो अब अगर यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एंड मैम, अगर डीपीएसपी का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया होता तो क्या होता, क्या डीपीएसपी देना इतना जरूरी था। बाई चांस मान के चलिए, ये हम मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर डीपीएसपी न भी होता तो क्या इसी प्रकार के प्रोविजन, इसी प्रकार के लॉ बनाए जाते जो इस समय बन रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर किस हिसाब से दिया जाएगा उसका डिस्कशन अगर हम स्टार्ट करें तो कैसा होगा। देखिए, जो अपने वहाँ जो लॉ बनता है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है पावर उसे, सिंस द पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा वो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ये मान के चलिए कि कल को पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बना दिया जो उस समय डीपीएसपी नहीं था। ये मान के चलिए कि डीपीएसपी अपने इंडिया में, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कल को पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ ऐसा कानून बना दिया जो इक्वलिटी को न फॉलो करे, जो अपने वहाँ सोशलिज्म का जो प्रावधान चलता है उसको फॉलो ना करे, या फिर इंटीग्रिटी को हुआ, या इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, या फिर सॉवरेंटी हुआ, इसको कहीं ना कहीं अगर ठेस पहुंचाता हो तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर होगा। इसको जो भी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा पीपल को जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दैट आर जस्टिसिएबल, क्या वैसे कानून पारित हो जाने के बाद जो फंडामेंटल राइट्स का जस्टिसिएबिलिटी है वो फॉलो हो पाता, नहीं हो पाता। तो लोग अब भगे हमें इस कानून से प्रॉब्लम है, हमें इस कानून से प्रॉब्लम है, भैया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू होता। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को से निपटने के लिए ही लाया गया डीपीएसपी को। जो भी कानून बनेगा पार्लियामेंट के द्वारा वो डीपीएसपी के अंदर दिए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी कानून बनाए जाने हैं वो इस हिसाब से बनेगा। वो कैसा दिया गया कानून को बनाते समय कि जो पार्लियामेंट द्वारा जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ किन किन बातों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहला है सोशलिज्म, वो सोशलिस्टिक होना चाहिए। सेकंड है गांधीयन, बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी नीतियों पर आधारित होना चाहिए। थर्ड है लिबरल, उदारवादी होना चाहिए, उदारवादी नीतियों पर आधारित होना चाहिए। और एक और अगर टर्म कह लिया जाए कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर होना चाहिए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतिस्थापन के लिए ही वो कानून बनने चाहिए। सोशलिस्टिक होगा, गांधीयन होगा, लिबरल होगा, वेलफेयर होगा। तो पार्लियामेंट को इन सारे बातों को ध्यान देने के लिए कौन कहता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी के द्वारा जो भी प्रावधान अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उसमें यही बात बताया गया है कि भैया पार्लियामेंट आप जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनाना है। किसी भी तरह का इन सारे मुद्दों से आपको परे नहीं जाना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, क्या है आगे। अब देखिए, यहां से तो हमने देख लिया डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी को लागू कैसे किया गया। अब आता है डीपीएसपी के फीचर्स। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, या ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। इन सब फीचर्स को देखते हुए आपको खुद इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि डीपीएसपी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर बात किया जाए फीचर्स का, उसमें सबसे पहला आता है कि जो भी फीचर्स में पहला है कि डीपीएसपी उन सारे प्रोविजंस का, उन सारे फंडामेंटल्स का, उन सारे आइडियल्स का एक लिस्ट है, एक सेट है जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं टू फॉर्मुलेट दियर पॉलिसीज, टू इनेक्ट दियर लॉज। तो द आइडियल्स विच आर गिवन टू द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट द लॉज एंड इनेक्ट द पॉलिसीज, ऑल द पॉलिसीज एंड ऑल द लॉज शुड बी इनेक्टेड थ्रू दिस फंडामेंटल पॉइंट्स और दिस सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये होते हैं डीपीएसपी। पहला इसका फीचर समझ में आया कि ये वो सेट होते हैं, वो सेट ऑफ आइडियल्स होते हैं जो पार्लियामेंट को या जो गवर्नमेंट को इस बात के लिए दिया गया है कि आप इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग द लॉज यू शुड हैव टू
कीप इन योर माइंड ऑल दीज प्रिंसिपल्स। ओके, तो फर्स्ट आया डीपीएसपी का फीचर्स। सेकंड यहाँ से क्या होगा, जो आइडियल्स हैं, जो आइडियल्स दिए गए हैं वो आइडियल्स पहला फीचर्स। सेकंड फीचर्स की अगर बात किया जाए तो सेकंड फीचर्स क्या कहता है, ये जो अपने अगर याद करें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर आपने पढ़ा हो, कभी इस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर पढ़ा गया हो तो इसमें जो 1935 का था, इसमें एक टर्म आता है जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कुछ वैसा ही भावना रखता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये एक टर्म आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेम वही बात बताता है जो इस समय का डीपीएसपी बताता है। ये भी वही कह रहा था कि इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश के जो औजार हैं, यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट को अपने पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाते समय किए जाने के लिए, वैसा ही रिजेंबल्स देता है डीपीएसपी। तो यहाँ से ये रहा सेकंड इसका फीचर्स। थर्ड अगर फीचर्स अगर देखा जाए इसका, तो थर्ड फीचर्स क्या कहता है कि जो डीपीएसपी है वो अपने इंडिया में, अपने देश में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डीपीएसपी प्रमोट्स द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, समाजवादी और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र का जो प्रावधान है वो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे स्थापित करना किसका काम है, डीपीएसपी का। जो नेक्स्ट फीचर्स है वो नेक्स्ट फीचर इसमें क्या कहता है कि जो अपना डीपीएसपी है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स को अगर पढ़ा हो तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल कहने का मतलब क्या होता है, इसका जो अपोजिट है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कोई भी अगर लॉ, कोई भी अगर प्रोविजन जस्टिसिएबल है, इसका मतलब कि अगर इन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ से या किसी भी कंडीशन में उन प्रावधान के अंदर मेंशन किसी भी चीज के द्वारा अगर किसी को भी उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो इस बात का कंप्लेंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का उन्हें अधिकार दिया गया होता है। ये इसी को कहते हैं जस्टिसिएबल, यानी किसी भी प्रकार का अगर लोगों को किसी भी नियम से अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपने उन अधिकारों को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, ये होता है जस्टिसिएबल। लेकिन ये जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल कहने का मतलब उन्हें अपने अधिकारों का डीपीएसपी के अंदर मौजूद प्रावधानों को अगर उनके किसी एक का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इसमें अच्छा इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 41 में हर व्यक्ति को इस बात के लिए राइट या इस बात के लिए पॉलिसी बनाया गया है कि राइट टू एजुकेशन एंड वर्क। अच्छा, एक मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन होगा, राइट टू वर्क दिया गया है, लेकिन अगर इस बात का सरकार तो कोशिश करेगा कि व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को शिक्षा का और कार्य का अधिकार मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को शिक्षा एज 6 इयर्स के एज तक को एज जो एजुकेशन है वो एजुकेशन हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। लेकिन अब अगर इस बात को मान के चलिए कि ये जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी किसके लिए बनाया गया है, पार्लियामेंट के लिए, इस बात का ध्यान पार्लियामेंट रखेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मे बी लोअर कैटेगरी, लोअर क्लास के वजह से या मे बी पॉवर्टी लेवल के नीचे होने की वजह से या किसी भी कंडीशन में अगर किसी का बच्चा 6 ईयर के नीचे एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा है तो इस बात को सरकार तो कोशिश कर रही है, आप भी कोशिश करिए, लेकिन क्या इस बात को लेकर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लेन दाखिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये होता है आर्टिकल 36 से 51 के बीच मौजूद डीपीएसपी के फीचर्स। यहां तक बात क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। फीचर्स क्लियर। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है कि डीपीएसपी कितने तरह का होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अपने ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का कोई भी क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को कहीं वर्गीकरण नहीं देता है, कहीं उसका क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। लेकिन
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड द पॉलिसीज इन द डीपीएसपी, डीपीएसपी कौन कौन से डीपीएसपी किन किन तरह के प्रावधानों को, किन किन तरह के कानूनों को बनाने में पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके आधार पर डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जिसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है सोशलिस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। इसका अगर बात करें तो इसमें पहला क्या आता है, सोशलिस्ट, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। जो क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि जो भी निर्देश, जो भी पार्लियामेंट को निर्देश दिया गया है, अगर वो निर्देश गांधीवादी नीतियों पर आधारित है, गांधीयन आइडियोलॉजी पर अगर बेस्ड है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, गांधीयन पॉलिसी, सॉरी पॉलिसी नहीं, प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। और जो थर्ड इसमें कैटेगरी होता है वो होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉलिसीज, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। वो पॉलिसीज, वो इंस्ट्रक्शंस जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस अगर उदारवादी आइडियोलॉजी पर, लिबरल आइडियोलॉजीज पर बेस्ड हैं, तो वो पॉलिसीज, वो इंस्ट्रक्शंस किसके अंतर्गत आएंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत। अब देखिए ये तीनों कैटेगरी होते क्या है, इन कैटेगरी के बीच में कौन कौन से आर्टिकल के अंदर मौजूद कौन कौन से पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं वो आते हैं। तो यहाँ से अगर बात किया जाए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39, 41, 42, 43, यहाँ से आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 42 एंड आर्टिकल नंबर 43, ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, ये 5 आर्टिकल्स डीपीएसपी के इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर मौजूद डीपीएसपी के वो प्रावधान जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं वो किन के आधार पर हैं, समाजवादी नीतियों के आधार पर हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर हैं। अब अगर बात किया जाए अलग अलग आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, ये सब आर्टिकल कहते क्या हैं, तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 38 जो है वो ये बताता है कि पार्लियामेंट को जो भी पॉलिसी बनाने का या जो भी लॉ बनाने का अधिकार है, उस लॉ बनाते समय उसे इस बात का ध्यान देना निश्चित है, इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि वो पॉलिसी, जो पॉलिसी वो बना रहा है वो लोगों के वेलफेयर में होना चाहिए, वो लोगों के अंदर जो इनइक्वालिटी है, समाज में जो इनइक्वालिटी फैला हुआ है, उस इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे जो पॉलिसी बनेगा टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ये रहा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 38, कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के तहत, पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाया जा रहा है, वो लॉ, वो पॉलिसी इस बात के ध्यान में रखेगा कि उस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मौजूद हर एक नागरिक के वेलफेयर में वो होना चाहिए, और उनके अंदर विद्यमान इनइक्वालिटीज, असमानता का हनन करे, असमानता को किसी न किसी तरीके से कम करे। जो आर्टिकल नंबर 39 है, वो आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 इन बातों के बारे में बताता है, टेल्स अस द सर्टेन प्रिंसिपल्स विच द पार्लियामेंट हैज टू फॉलो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द लॉज और द प्रिंसिपल्स, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, उन कानून को बनाते समय वो किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा वो बता रहा है आर्टिकल नंबर 39। इसी के अंतर्गत आता है इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क्स, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेन हो या वीमेन हो, उनके लिंग को ध्यान में न रखते हुए इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान किया जाए कि एक बराबर मेहनत का, एक बराबर श्रम का, एक बराबर उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए। ये इसी में आर्टिकल नंबर 39 का एक पॉइंट है। उसी में एक और पॉइंट आता है कि जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स के सैलरी के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और उनकी स्ट्रेंथ, यानी कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का भी ध्यान में रखते हुए ही उसको प्रोविजन बनाना है। ये भी आर्टिकल नंबर 39 में ही आता है। उसी में एक और पॉइंट आता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि उस स्टेट के अंदर मौजूद हर एक सिटीजन के आजीविका के लिए जो एडिक्वेट, यानी कि इनफ जो उनके पास लिवलीहुड का जो साधन है, उन साधन को ध्यान में रखते हुए कि पर्याप्त उनके पास साधन हर एक नागरिक के पास। अच्छा, इंडिया में जो भी
गरीबी रेखा नापने का, गरीबी रेखा को मापने का जो भी स्केल है वो स्केल कैसा होता है? इंडिया में उन व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है जो व्यक्ति इस बात को साबित न कर सके कि मैं डेली डेली अपने 2 वक्त के खाने का व्यवस्था कर पा रहा हूँ। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 वक्त की रोटी और अपने निजी जो साधन है उन साधन को अगर मैनेज करने भर का कमा पा रहा है, यानी वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। तो इसी कैटेगरी के अंदर आते हुए आर्टिकल 39 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि हर एक व्यक्ति के आजीविका के लिए जो मिनिमम जो मीन्स हैं वो मीन्स पूरे होने चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 39 में आता है। आर्टिकल 41 का अगर बात किया जाए, कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा किया है कि राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को काम करने और हर एक व्यक्ति को एजुकेशन यानी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। वो डीपीएसपी के तहत जो भी एजुकेशन प्राप्त करने का जो है वो एज 6 ईयर यानी 6 साल के अधिक से अधिक 6 साल के बच्चों का, यानी कि 6 साल से नीचे के हर एक व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन लेने का अधिकार है। ये कौन कहता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 41। तो 41 क्या है? राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 39 क्या था कि जो भी सर्टेन प्रिंसिपल्स गिवन टू गवर्नमेंट while formulating the laws and policies। यहां से अब आता है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को इस बारे में प्रोविजन करना चाहिए, इस बारे में कानून पारित करना चाहिए जिससे मानवीय जो कंडीशन है, ह्यूमन का जो कंडीशन है, उनकी स्थितियां, स्वास्थ्य स्थितियां हो या सामाजिक स्थितियां हो, उनमें सुधार आए। मैटरनिटी रिलीफ में इससे संबंधित उन्हें प्रोविजन बनाना चाहिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 42। यानी कि आर्टिकल 42 क्या कहेगा? टू मेक प्रोविजंस इन रिगार्डिंग विद द ह्यूमन कंडीशन एंड द मैटरनिटी रिलीफ। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 44। ये बात करता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का, यानी कि प्रोविजन बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि इंडियन सोसाइटी में इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन का जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन मेंटेन होना चाहिए, लेवल जो है उसका मेंटेन होना चाहिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 44। यहाँ पे एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44। यहां से क्लियर हुआ, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्लियर हुआ। आगे आता है गांधीयन प्रिंसिपल, गिवन टू गवर्नमेंट। यहां कर लेते हैं, आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर। गांधीयन प्रिंसिपल, अब देखिए इन प्रिंसिपल के अंतर्गत while classifying the DPSP, the points given in the points mentioned in the Gandhian principles वो क्या क्या हैं? वो उसमें देखिए एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम मूवमेंट के समय में जो गांधी जी का, जो महात्मा गांधी का जो भी आइडियोलॉजी था, चाहे वो पंचायती राज से रिलेटेड हो, चाहे वो SC ST या फिर लोअर क्लासेस का जो सामाजिक या आर्थिक सुधार करने से रिलेटेड हो, या फिर उनका जो कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रावधान था, उसके तहत गांधीयन आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जिन जिन डीपीएसपी को बनाया गया है वो डीपीएसपी किसके अंतर्गत आते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत। तो गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहला कंडीशन इसमें यही आता है, विलेज पंचायत। यानी कि इसमें आर्टिकल का अगर बात किया जाए, गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 40 है, फिर आर्टिकल नंबर आता है 46, फिर आता है आर्टिकल नंबर 47, फिर आता है आर्टिकल नंबर 48। ये सब आर्टिकल्स बताते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल के तहत जो डीपीएसपी में प्रावधान किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल नंबर 40 में सबसे पहला आता है विलेज पंचायत। यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 ये कहता है कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पंचायत राज से ही स्टार्ट होगा। यानी कि लोअर लेवल पे पंचायती सिस्टम का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन होना ही चाहिए, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नंबर 73, आपको याद होगा अमेंडमेंट नंबर 73 इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब आता है आर्टिकल नंबर 40 के बाद 43 आता है, 46 आता है। यहाँ से अगर आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 43 कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी उनका
देसी स्वभाव था, जो भी उनका इंडिया में अपने सोसाइटी से रिलेटेड जो लोअर क्लासेस से या फिर उनके सामाजिक जो मानसिकता था, उस मानसिकता में इस बात को शामिल किया गया था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी सामानों का ज़्यादा अपने देश में उनका इंपोर्ट न करने के बजाय अपने देश में अपने ज़रूरतों के हिसाब से सारे चीज़ बनाए जाएं। उसी के अंतर्गत उनका ये जो मेंशन था, जो भी उनके बारे में कहा गया था, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री आता है कि वो जो भी अपना कपड़ा या फिर इस बात के बारे में डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री का या फिर स्वदेशी सामानों का जिक्र जरूर आता था। यहाँ से अब अगर बात करें आर्टिकल नंबर 46 का, तो आर्टिकल 46 कहता है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड लोअर क्लासेस शुड कीप इन द माइंड ऑफ पार्लियामेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग द लॉज और इनेक्टिंग द पॉलिसीज। तो आर्टिकल 46 के तहत पार्लियामेंट जो भी पॉलिसी बनाएगा उसके तहत जो SC ST हैं या फिर OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके शिक्षण या फिर आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो यहाँ से जिक्र करता है SC ST एंड OBC के कंडीशन में। वो कंडीशन क्या क्या है? इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल। यहाँ से अब बात करें अगर आर्टिकल नंबर 47 का, तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? जो भी गांधीयन प्रिंसिपल में एक चीज़ आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो भी नशीली दवाइयाँ हैं या नशीले जो भी पेय पदार्थ हैं, शराब वगैरह हुआ, इन सब का प्रोहिबिशन, इनका परित्याग किया जाना चाहिए, इनका यूज अपने देश में नहीं होना चाहिए। यही आता है आर्टिकल नंबर 47 में। तो प्रोहिबिशन ऑफ किसका प्रोहिबिशन? ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। फिर आर्टिकल 48 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 48 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्च एनिमल्स, मिल्च कैटल्स, यानी कि दुधारू जंतुओं का, जो भी गाय है या भैंस है, बछड़ा वगैरह है, इन सब जानवरों का वध या फिर उनका बलि नहीं होना चाहिए। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर का मीनिंग होता है वध, तो स्लॉटर ऑफ मिल्च कैटल्स, दुधारू जंतुओं के वध का विरोध करते थे, उनका प्रोहिबिशन करना चाहिए इंडिया में जो भी लॉ बन रहा है उसके तहत। ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल क्लियर हुआ। आगे देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में कौन कौन से DPSP को रखा गया? उन दिशा निर्देशों को जो पार्लियामेंट में दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों को जो आइडियल, किन आइडियल को फॉलो करते थे, लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड सारे निर्देशों को किसके अंतर्गत रखा गया? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के तहत आने वाले क्लासीफाई के अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसमें आता है आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल 45, 48, 49, 50 एंड 51। इसमें आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 के बारे में जिक्र किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में मौजूद हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का प्रोविजन किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी मेड इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन गवर्नेंस। यहाँ इस बात करता है आर्टिकल नंबर 44 किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का देखभाल, उनके स्वास्थ्य से, उनके शारीरिक विकास, उनके एजुकेशनल जो भी उनके राइट्स हैं, उनके शिक्षा से रिलेटेड हर एक बातों को ध्यान रखते हुए, और वो भी किनके? जो लोअर चाइल्ड है, जो चाइल्डहुड में है, यानी कि छोटे बच्चों का एज जो है, उनका एज लिमिट बताया गया है 6 ईयर्स, यानी कि बिलो 6 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन हैं, उन चिल्ड्रन का चाइल्डहुड केयर हुआ या फिर उनके लिए एजुकेशनल पॉलिसीज बनाना हुआ, इन सब बातों को कौन जिक्र करता है? आर्टिकल नंबर 45 DPSP का। ये बताया गया पार्लियामेंट को कि जो भी पॉलिसी बनेगा उस पॉलिसी में इस बात को ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए बिलो 6 ईयर्स के चिल्ड्रन को उन्हें अपना पॉलिसी बनाना है। आर्टिकल नंबर 48 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 48 बात करता है नेचर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, इन सब को भी प्रमोट करना है। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर
अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फिर अपने देश में फिर दूसरा ड्रॉट का कंडीशन हुआ या फिर भूखमरी का कंडीशन हुआ, ये आ सकता है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 48 में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रोविजन करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। ये बताया गया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये जो प्रावधान करेगा वो आर्टिकल 48 के अंतर्गत करेगा। आर्टिकल 49 क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो भी अपने देश में जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हुआ, कोई प्लेसेज हुआ, बड़े बड़े पुराने मंदिर हुए, पूरा तत्ववेत्ता के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजे गए हर एक सील्स हुआ, मुहर हुआ, या किसी भी तरह के वो वस्तु, वो जगह जो अपने ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड है, ऐतिहासिक घटनाओं से उनका संबंध है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो उनका सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 50 बताता है। तो आर्टिकल 49 बताता है। तो आर्टिकल 49 के तहत बताया गया कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, इन सब का प्रोटेक्शन करना जिम्मेदारी है सरकार का। उसके बाद आर्टिकल जो यहाँ क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स या मॉन्यूमेंट्स न कह के सिर्फ एक शब्द लिख दिया जाए कि हिस्टोरिकल एविडेंसेज, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेज का प्रोटेक्शन होगा। अब आर्टिकल 50 की बात किया जाए तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशियरी है अपने देश में, जो जुडिशियरी है उसका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अपने वहाँ जो गवर्नमेंट का 3 स्तंभ पर गवर्नमेंट काम करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून पारित करेगा और जुडिशियरी उसके बारे में विश्लेषण करेगा। अब अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट नहीं किया गया तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए हर एक पॉलिसी का क्या जुडिशियरी ईमानदारी से उसका विश्लेषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहां से उसको उसके प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए जुडिशियरी को सेपरेट करना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। ये प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 50। तो सेपरेट जो जुडिशियरी है उसका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए। ये कौन बात करता है? आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 51 में किस बात के लिए डिस्कस किया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल पीस है, उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया से किसी दूसरे देश का, इंडिया से किसी विदेश के साथ जो संबंध है, उसके बीच जो शांति स्थापित है, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान किए जाएंगे, उसके बारे में जो भी उनसे पॉलिसी दिया गया है वो आर्टिकल 51 के तहत दिया गया है। यानी कि अगर इंडिया से किसी फॉरेन में, अगर अमेरिका से किसी भी तरह का कोई लफड़ा हुआ या किसी भी तरह का कोई भी विवाद हुआ, उससे रिलेटेड जो शांति स्थापित होगी, वो शांति स्थापित होने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, विदेश से किसी आक्रमण के द्वारा इंडिया में सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए जाएंगे वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। वो कौन बताता है? आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आया बात समझ में? यहां से अपना क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ।